अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और ये टॉपिक है प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल्स। ओके, कि ये जो मेटल्स हैं जो कि रिडक्शन प्रोसेस या अभी आपने जितनी भी प्रोसेस देखी, उन सारी रिडक्शन प्रोसेस से जो मेटल्स मिलते हैं वो 100% प्योर नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं। इन इम्प्योरिटीज को हटाना, सेपरेट करना ही क्या कहलाता है बच्चों? प्योरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल। ये लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग द क्रूड मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग। कच्ची धातु या जो भी धातु अशुद्ध धातु है बच्चों, उसको शुद्ध करना ही रिफाइनिंग है, प्यूरिफिकेशन शोधन कहलाता है। क्रूड मेटल में मेनली इन सब्सटेंसेस की जो है क्या रहती हैं? इम्प्योरिटी। समझिए बच्चों कि ये जो क्रूड मेटल्स हैं या अशुद्ध धातुएं जो हैं, इनमें क्या क्या इम्प्योरिटीज होती हैं? देखो, एक तो होता है अनरिड्यूस्ड ऑक्साइड ऑफ मेटल। हम जिस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करके मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसका कुछ ऑक्साइड बच जाए, ठीक है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स लाइक कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक। इन एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स हो सकते हैं या फिर इनके खुद एलिमेंट्स ही रह सकते हैं। समझिएगा कि ये एलिमेंट्स भी, इन एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, या हम ये कहें कि ये एलिमेंट भी हो सकते हैं इम्प्योरिटीज के फॉर्म में। समझिए बच्चों कि अधातु तत्वों के ऑक्साइड हो सकते हैं। फॉरेन मेटल्स, कोई दूसरा एलिमेंट और मेटेलिक फॉर्म में मिला हो, जो कि जैसे मान लो हम कहें कि लेड है तो लेड के साथ सिल्वर मिली हो, या फिर स्लैग बच गया हो, फ्लैक्स बच गया हो, या रिड्यूसर हो, ये सब भी इम्प्योरिटीज के फॉर्म में हो सकते हैं। तो इन सारे सब्सटेंसेस को मेटल से हटा देना और 100% प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना ही क्या कहलाता है? प्योरिफिकेशन। देखो अब इसमें कौन कौन सी मेथड यूज होती है? इनके लिए जो मेथड्स यूज होती है बच्चों, प्यूरिफिकेशन की जो मेथड्स हैं वो डिपेंड करती हैं कि मेटल में इम्प्योरिटीज किस तरह की है, मेटल के नेचर, इम्प्योरिटीज के नेचर, इन सब पे डिपेंड करती हैं, और उन्हीं के बेस पर अलग अलग मेथड्स यूज होती हैं। इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ। पहली है लिक्वेशन, द्रवण। देखो, लिक्वेशन मेथड तब यूज होती है जब मेटल जो है काफी लो मेल्टिंग पॉइंट वाली हो और उसमें जो इम्प्योरिटीज है वो काफी हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली हो। ऐसे में इम्प्योर मेटल को एक स्लोपिंग सरफेस वाली फर्नेस में हीट किया जाता है। ऐसे में मेटल मेल्ट होके, लो मेल्टिंग होने के कारण मेल्ट होके तो बह जाती है, और जो इम्प्योरिटीज हैं वो सरफेस में रह जाती है। यही लिखा है कि इम्प्योर मेटल दैट हैव, ठीक है, या हैज, दैट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट लाइक एज Pb, Sn, इस तरह की, आर हीटेड इन अ फर्नेस हैविंग स्लोपिंग बेस। कैसा बेस? वो स्लोपिंग बेस। द लो मेल्टिंग मेटल फ्लोज डाउन लिविंग हाई मेल्टिंग इम्प्योरिटीज इन द फर्नेस। सिंपल सा है कि इसमें मेटल को लिया, इम्प्योर मेटल को स्लोपी सरफेस वाली फर्नेस में हीटेड किया। ऐसा होने से जो मेटल है लो मेल्टिंग वाली वो तो मेल्ट होके बह गई, जबकि हाई मेल्टिंग वाली जो इम्प्योरिटीज हैं वो वहीं पर रह जाती है। समझ गए बच्चों? ऐसी धातुएं जिनके गलनांक कम हो, जैसे कि Pb, Sn, इनका शोधन होता है। इनको एक ढालूदार सतह वाली भट्टी में गर्म करते हैं, इससे कम गलनांक की धातु बह जाती है पिघल के, जबकि उच्च गलनांक की अशुद्धियां भट्टी में रह जाती है। तो यहां तक बात समझ गए होंगे, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो मेथड है प्यूरिफिकेशन की वो है डिस्टिलेशन। तो देखो, अभी आपने देखा था कि जो लिक्वेशन है वो तब यूज होती है जब लो मेल्टिंग पॉइंट हो, और डिस्टिलेशन तब यूज होगी जब मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कम हो। समझ गए ना? इम्प्योर मेटल दैट हैज लो बॉइलिंग पॉइंट लाइक एज जिंक, कैडमियम, Ag, एक्सेट्रा। इसमें क्या करते हैं प्यूरिफाइड बाय डिस्टिलेशन, कि मेटल को लिक्विड फॉर्म में लिया जाता है, मेल्टेड किया जाता है, और फिर इतना एवोपरेट करते हैं कि वो वेपर में चेंज हो जाए। अब जो वेपर निकलेगी वही डिस्टिलेट में क्या होती है? प्योर मेटल। ये लिखा है ना कि प्योर मेटल दैट हैज लो बॉइलिंग पॉइंट लाइक एज जिंक, कैडमियम, Hg, एक्सेट्रा are purified by distillation. Impure metal is evaporated to obtain the pure metal as distillate. समझ गए बच्चों कि अशुद्ध धातु जिनके क्वथनांक कम होते हैं, जैसे कि Zn, Cd, Hg, इस विधि द्वारा शुद्ध करते हैं। इसमें अशुद्ध धातु को वाष्पीकृत करते हैं, इससे शुद्ध धातु अशुद्ध रूप में मिल जाती है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं पोलिंग।
बिलो डन। देखो ये मेथड तब यूज होती है जब मेटल में उसी का ऑक्साइड इंप्योरिटी के फॉर्म में हो, जैसे कि ब्लिस्टर कॉपर है ना, इसके अलावा SN है, इनमें ये इंप्योरिटी जब इन्हीं के ऑक्साइड इनमें इंप्योरिटीज के फॉर्म में हो तब इस मेथड का यूज किया जाता है। इस मेथड में जो मेटल इंप्योर मेटल है उसके मेल्टेड फॉर्म में जो हरे डंडे होते हैं, ग्रीन पोल्स, हरे डंडों द्वारा अच्छी तरह से स्टिरर किया जाता है। ऐसा करने से जो हाइड्रोकार्बन होगा लकड़ी में, समझ गए ना, ग्रीन पोल्स में, वो मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस कर देता है। यही लिखा है कि दिस मेथड यूज्ड फॉर प्यूरिफाई अ मेटल दैट हैज इट्स ऑक्साइड एज इंप्योरिटीज लाइक एज कॉपर है, SN। द मोल्टेन मेटल इज स्टर्ड विद ग्रीन, ठीक है, ग्रीन लॉक्स ऑफ वुड, मींस बैम्बू लेंगे हम, बांस का टुकड़ा अच्छा हरा, ठीक है, लॉक्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन ऑफ ग्रीन लॉक्स मींस CH4 रिड्यूस द मेटल ऑक्साइड टू मेटल। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास, ठीक है, इंप्योरिटी है, समझ लो किसमें है, ब्लिस्टर कॉपर Cu2। जैसे ही आपने ग्रीन लॉक्स को अच्छी तरह से स्टिर किया तो ये जो हाइड्रोकार्बन है ये किसमें है बच्चों, ग्रीन लॉक्स ऑफ वुड में। तो ऐसा करने से इससे इसका रिडक्शन हो जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ और कार्बन के साथ निकल जाएगी और इस तरह से Cu रिड्यूस हो गया। तो हमें इस तरह से प्योर मेटल यहाँ पर मिल जाता है। तो समझ गए बच्चों कि इस विधि में अशुद्ध धातु, ऐसी अशुद्ध धातु का शोधन किया जाता है जिसमें उसी का ऑक्साइड अशुद्धि के रूप में हो, जैसे कि कॉपर में ऐसा होता है, SN में होता है। इसमें पिघली हुई धातु को लकड़ी के हरे डंडों, बांस द्वारा अच्छी तरह से हिलाया जाता है। ऐसा हरी लकड़ी में उपस्थित हाइड्रोकार्बन धातु ऑक्साइड को धातु में अपचयित कर देता है। जैसे Cu2O है, CH4 से रिड्यूस हो गया Cu, बाकी जो इसमें ऑक्सीजन था वो H2 और CO के फॉर्म में निकल के बाहर हो गया। तो ये था कूलिंग प्रोसेस, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों नेक्स्ट मेथड है और ये है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, विद्युत शोधन। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेथड है। इस मेथड से मेनली जो धातुएं, जो मेटल्स प्यूरिफाइड की जाती हैं वो ये है Ag, Au, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, Ag। ये जो मेटल्स हैं वो इसी मेथड से प्यूरिफाइड की जाती है। ये मेथड जो है पूरी की पूरी इलेक्ट्रोलिसिस पर बेस्ड है। इसमें जो इम्प्योर मेटल है उसके तो एनोड बनाया जाता है और उसी मेटल का प्योर मेटल, उसी प्योर मेटल का कैथोड बनाया जाता है और मेटल के ही किसी सुटेबल सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बना के दोनों इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशन में रखा जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं एनोड डिसॉल्व होता जाएगा और उसके जो मेटल, प्योर मेटल कैटाइंस हैं वो कैथोड में जाके क्या हो जाते हैं बच्चों, डिपॉजिटेड होते हैं और जो इम्प्योरिटीज हैं वो एनोड के नीचे ढेर हो जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं एनोड मड। इस एनोड मड में कुछ प्रीसियस मेटल्स भी होती हैं, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है। कॉपर का जो एनोड मड निकलता है वो गोल्ड के लिए सबसे बड़ा सोर्स होता है एक्सट्रैक्शन का, मींस उसमें मेनली गोल्ड और सिल्वर ही होते हैं इस फॉर्म में। ओके, तो यहां पर ये लिखा है कि बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस इन दिस मेथड ब्लॉक्स ऑफ इम्प्योर मेटल आर टेकन एज एनोड। बहुत सारे लंबे लंबे ब्लॉक्स लिए जाते हैं, एनोड बना दिए जाते हैं एंड स्ट्रिप्स ऑफ प्योर मेटल एज कैथोड। और जो प्योर मेटल है उसकी स्ट्रिप्स, पतली पतली प्लेट्स ली जाती हैं जो कैथोड होती हैं। बाद में वो प्लेट्स में इतना मेटल डिपॉजिट हो जाता है कि फिर वो ब्लॉक बन जाती है। ओके, एंड डिपोज, ठीक है, ये लिखा है एंड ठीक है कैथोड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुटेबल सॉल्ट ऑफ मेटल। उसी मेटल का किसी सुटेबल सॉल्ट का सॉल्यूशन ले लिया जाता है। जैसे कॉपर को करना है तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया जाए और उसमें लगभग 5% H2SO4 मिला दिया जाता है। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस प्योर मेटल आयंस मींस कैटायंस आर डिपॉजिटेड एट कैथोड। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे कैथोड में प्योर मेटल के आयंस डिपॉजिटेड हो जाएंगे और इम्प्योरिटीज फॉर्म एनोड मड इन व्हिच कंटेन प्रेशियस मेटल। प्रीसियस मेटल मतलब जैसे Ag, Au, Pt ये मेटल्स उसमें मिक्स होते हैं।
ये मेथड मैंने अभी आपको बताई इन मेटल्स के प्यूरिफिकेशन में यूज होती है। समझिए बच्चों कि ये जो विधि है ये टोटल विद्युत अपघटन पर आधारित है। इसमें अशुद्ध धातु का एनोड बनाया जाता है, शुद्ध धातु का कैथोड बनाते हैं और उसी धातु का किसी उचित लवण का विद्युत अपघट्य विलयन लिया जाता है। जैसे ही विद्युत धारा आप पास करेंगे शुद्ध धातु आयन कैथोड पर निक्षेपित होती जाएगी और जो अशुद्धियां हैं वो एनोड पंक बनाती हैं, एनोड मड कीचड़ बनाती हैं। इनमें कुछ बहुमूल्य धातुएं भी होती हैं एनोड मड में, और जो कॉपर का एनोड मड है मुख्यतः Ag और Au उसमें होती है। देखो मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम से बता दूं कि किस तरह से ये प्यूरिफिकेशन होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्यूरिफिकेशन। तो देखो इसमें इस तरह से एक बड़ा टैंक होता है और इसमें ये 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, ओके, या सपोज बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स लगा दिए जाते हैं और बीच बीच में इनमें क्या लगा दिया गया, इस तरह से पतली स्ट्रिप्स लगी हुई हैं ऐसे। तो ये तो हो गए क्या बच्चों एनोड, ओके, इन्हें पॉजिटिव रखा जाए, और ये जो है ये क्या हो गए कैथोड, और इनका एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया जाता है। सपोज ये M है तो यहाँ पर M का कोई सॉल्ट होगा, ओके। अब जैसे ही आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, करंट पास करोगे, तो ये जो मेटल है इस तरह से डिसॉल्व होती जाएगी और इसका जो ये मेटल है प्योर मेटल, तो यहाँ पर ये तो एनोड हो गया, ये क्या होता जाएगा डिसॉल्व होता जाता है, और यहाँ पर प्योर मेटल क्या होती जाएगी, प्योर मेटल डिपॉजिटेड हो जाएगी, ओके। और ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस चलता रहता है। यहाँ पर ढेर लगता जाता है, इसे बोलते हैं हम क्या एनोड मड। इसमें मैंने अभी आपको बताया इसमें प्लेटिनम भी हो सकता है, Ag भी हो सकता है, Au भी, इस तरह से मेटल्स होती हैं। तो ये है इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, ओके। इसे नोट अब देखो बच्चों नेक्स्ट मेथड है और ये है वेपर फेस रिफाइनिंग, वाष्प अवस्था शोधन। तो देखो इस मेथड में क्या किया जाता है कि जिस मेटल का प्यूरिफिकेशन करना है पहले उसे किसी एक सुटेबल कंपाउंड से किसमें चेंज किया जाता है, वॉलेटाइल कंपाउंड में, मतलब किसी रिएजेंट के थ्रू इंप्योर मेटल को किसी रिएजेंट के थ्रू एक स्टेबल वॉलेटाइल कंपाउंड में चेंज किया जाता है। फिर उस कंपाउंड को जब आगे हीटेड करते हैं हाई टेम्परेचर में तो वो प्योर मेटल को प्रोड्यूस्ड कर देता है। ये लिखा है इन दिस मेथड metal converted into stable volatile compound which on strong heating produce pure metal। इस विधि में धातु को स्थायी वाष्पशील यौगिक में बदला जाता है, फिर उच्च ताप पर जब वो विघटित होता है तो शुद्ध धातु मिलती है। जैसे मॉन्ड प्रोसेस है, तो मॉन्ड्स प्रोसेस में आप देखोगे कि ये रिफाइनिंग की जाती है किसकी, निकल की। निकल इम्प्योर मेटल है, उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड को इसके साथ ट्रीट किया जाता है, तो इस तरह से वॉलेटाइल कंपाउंड टेट्रा कार्बोनिल निकल बनता है। इसमें निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। जब इससे ये स्टेबल है, जब इस टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो इस तरह से निकल अलग हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड फ्री हो जाता है और इस तरह से प्योर मेटल हमें मिल जाता है। तो ये मॉन्ड्स प्रोसेस है जो कि इम्प्योर निकल के प्यूरिफिकेशन में यूज होता है। ऐसे ही एक है वान आर्केल मेथड, ये रिफाइनिंग की जाती है टाइटेनियम और जर्कोनियम की। टाइटेनियम आयोडीन के साथ पहले ये वॉलेटाइल कंपाउंड बनाता है, जिसे आगे इस टेम्परेचर पर हीट कर दें तो टाइटेनियम निकल के फ्री हो जाता है। ऐसे ही जर्कोनियम आयोडीन के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनता है, वॉलेटाइल होता है ये भी, ओके, जिसको इस टेम्परेचर पर हीट करें तो प्योर जर्कोनियम बाहर हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये दोनों मेथड्स। काफी क्वेश्चंस आए हैं इससे रिलेटेड, ओके, कैसे नोट करें। अब देखो बच्चों नेक्स्ट है जॉन रिफाइनिंग, क्षेत्र परिष्करण। ये मेथड तब यूज होती है जब किसी मेटल को बहुत ही प्यूरेस्ट स्टेट में लाना होता है, मतलब उससे टोटल इम्प्योरिटीज को हटाना होता है। जैसे सेमीकंडक्टर में यूज होने वाली मेटल्स हैं, ये होती हैं गैलियम, जर्मेनियम, गैलियम, बिस्मथ, इरिडियम, सिलिकॉन, थैलियम। इन मेटल्स को अगर हमें प्यूरिफाइड करना है तो जॉन रिफाइनिंग मेथड यूज होती है, क्योंकि ये मेटल सेमीकंडक्टर अर्धचालक में यूज होती है। इसमें क्या किया जाता है, इस तरह से एक मेटल का इम्प्योर मेटल की रॉड बनाई जाती है और इसमें एक सर्कुलर हीटर लगा दिया जाता है।
और जब सर्कुलर हीटर क्या होता है, चलता है, तो जो मेटल है वो मेल्ट होती जाती है, और जो मेल्ट हीटर से बाहर आ रहा होता है, समझिए ना, वो तो क्रिस्टलाइज होता जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज हैं वो अपने एडजेसेंट मॉल्टेन मेटल में ट्रांसफर हो जाती हैं, और इस तरह से हीटर धीरे धीरे चलता जाएगा तो इम्प्योरिटीज उसी मॉल्टेन मेटल के साथ ट्रांसफर होती जाती है, और एक कॉर्नर में या हम कहें एक टर्मिनल में जाके इकट्ठी हो जाती है। इस मेथड को बार बार रिपीट किया जाए तो सारी इम्प्योरिटीज एक टर्मिनल में जो है कलेक्ट हो जाती हैं, बाद में उस टर्मिनल को काट के अलग कर दिया जाता है। मींस ये जो मेथड है ये इस बेस पर है, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन मॉल्टन स्टेट देन सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। यही लिखा है, हम मतलब इसमें ये लिख सकते हैं, ठीक है, कि बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट दैट कि इम्प्योरिटीज होती है, इम्प्योरिटीज आर मोर soluble in liquid state of matter than its solid state। समझिए बच्चों कि ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि जो अशुद्धियां हैं, यह बाद में लिख दूंगा मैं, समझ गए ना, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन लिक्विड या मॉल्टेन स्टेट ऑफ द मेटल देन इट्स सॉलिड स्टेट। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर मेटल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन वेरी हाई प्योरिटी, व्हिच आर यूज्ड इन सेमीकंडक्टर लाइक एज, ठीक है, जर्मेनियम, गैलियम, बिस्मथ, इरिडियम, ठीक है, इंडियम और सिलिकॉन और थैलियम आर प्यूरिफाइड बाय दिस मेथड। Okay, in this method, circular heater surrounds the rod of impure metal. The circular heater moved forward, the pure metal crystallized out, and impurities pass into the adjacent molten metal. The method is repeated to shift the all impurities, ठीक है, one end which is cut off। समझ गए बच्चों, मैं डायग्राम से समझाता हूं आपको कि यह विधि ऐसी धातुओं के शोधन में प्रयुक्त होती है जिसमें धातु को अति शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना होता है, जैसे कि अर्धचालक में प्रयुक्त होने वाली धातु में गैलियम, जर्मेनियम, बिस्मथ, ठीक है, इंडियम, थैलियम, सिलिकॉन, ये मेटल्स जो हैं इसी मेथड से प्यूरिफाइड होते हैं। इसमें अशुद्ध धातु की रॉड बनाकर उसमें एक वृत्ताकार हीटर लगा दिया जाता है। जब ये हीटर आगे चलता है तो इससे निकली हुई धातु क्रिस्टलीकृत होती जाती है, जबकि अशुद्धियां निकटवर्ती पिघली धातु में चली जाती है। इस विधि को बार बार दोहराने से अशुद्धियां क्षण के एक भाग में एकत्रित हो जाती हैं। यह विधि, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है, ओके, आधारित है कि अशुद्धियां जो हैं, अशुद्धियां ठोस धातु की अपेक्षा द्रव धातु में घुलनशील। समझ गए ना कि मेल्टन स्टेट में अगर धातु है, मेटल है, तो उसमें ज्यादा सॉल्युबल है ये मेटल। अब देखो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हम इसको डायग्राम से समझाते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से। देखो ये है एक इम्प्योर मेटल की रॉड, समझ गए ना। इस इम्प्योर मेटल को टोटल एक इनर्ट एटमॉस्फेयर में रखा जाता है। ध्यान रखें यहाँ पर कि इनर्ट एटमॉस्फेयर होता है। इसमें एक सर्कुलर हीटर लगा दिया जाता है बच्चों, मतलब हम ये कहें कि ये लगा हुआ है एक सर्कुलर हीटर इस तरह से। अब जब सर्कुलर हीटर जब ये चलता है इसमें, तो यहाँ पर जो सर्कुलर हीटर के अंदर का जो पार्ट है ये वाला, ये क्या हो जाता है, मोल्टेड हो जाता है। समझिए ना, तो यहां पर लिक्विड मेटल हो गई। अब जब ये हीटर इस तरफ चलेगा तो यहां पर हीटर पहुंच गया, ओके, तो जब हीटर यहां पहुंचेगा तो अब यहां का मेटल मोल्टेन स्टेट में आ जाएगा, और यहां पर ये क्या हो गया, क्रिस्टलाइज्ड हो गया, और जो इम्प्योरिटीज थी वो भी इसी के साथ चलती जाएगी। अभी आपने देखा ना, मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि जो मेटल में इम्प्योरिटीज थी वो क्या हो जाएंगी, इसी हीटर के साथ साथ चलती हैं, क्योंकि हीटर के अंदर मेटल जो है मोल्टेन स्टेट में है, तो इम्प्योरिटी, और लास्ट फाइनली जब यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है इम्प्योरिटीज पहुंच जाएंगी, फिर दोबारा पूरा फिर रिपीट किया जाएगा। ऐसा बार बार करने से
मेटल फाइनली क्या हो जाती है बच्चों, 100% प्योर हो जाती है। और ये जो इम्प्योरिटीज हैं इनको कट करके और इस टर्मिनल को हटा दिया गया तो ये मिल गई हमें प्योर मेटल। यही है जॉन रिफाइनिंग का कॉन्सेप्ट। तो इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट मेथड है और ये है क्रोमेटोग्राफिक प्यूरिफिकेशन। मॉडर्न मेथड कहलाती है। ये जो है मेटल्स के अलावा डिफरेंट टाइप्स के जो कंपाउंड्स हैं, इम्प्योर कंपाउंड्स, उनके प्यूरिफिकेशन में भी यूज होती है। ये मेथड इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि जो मेटल है या उसका जो कंपाउंड है और जो इम्प्योरिटीज है उनकी एड्जॉर्प्शन पावर अलग अलग होती है। समझ गए बच्चों कि मेटल और उसकी जो इम्प्योरिटीज हैं इनकी एड्जॉर्प्शन पावर अलग अलग है। इस बेस पर हम एड्जॉर्ब करा के इन सभी को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। ये मेथड, इसमें मेनली जो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में एक ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब, जिसे हम बोलते हैं कॉलम। उस कॉलम में एल्यूमिना या सिलिका पाउडर भर दिया जाता है जो कि एक एडजॉर्बेंट की तरह वर्क करता है। और जिस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है उस मिक्सचर को लिक्विड स्टेट में या सॉल्यूशन बना के और जो कॉलम है उसके टॉप पे डाल दिया जाता है। जब वो मिक्सचर नीचे की तरफ चलता है उस कॉलम में, उस एडजॉर्बेंट में, सिलिका जेल में या एल्यूमिना में, तो वो अलग अलग पार्ट में क्या हो जाते हैं, जो उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग पार्ट में एडजॉर्ब हो जाते हैं। जब एडजॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है तो एक होता है इलिवेंट, लीचिंग एजेंट की तरह होता है, उसको डाला जाता है। तो वो सबसे पहले उस कंपोनेंट को निकाल के बाहर करता है जो सबसे कम एडजॉर्प्शन पावर रखता है। मींस सबसे नीचे जो बॉटम में है वो सबसे कम एडजॉर्बेंट रहेगा, एब्जॉर्प्शन पावर रहेगी तो वो सबसे नीचे रहेगा कॉलम में, तो इलिवेंट उसको पहले निकालता है। फिर इस तरह से एक एक करके हर एक कंपोनेंट को बाहर निकाला जाता है। तो यही लिखा है कि इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंस in the absorbing capacity of metal and impurities या different components of mixture. Column chromatography mainly used for purification of F block element. ध्यान रखें कि F block elements बहुत रेयर मेटल्स हैं। इनके पहले इनके कोर से इनका एक मिक्सचर बनाया जाता है, सॉल्ट्स का मिक्सचर बनाया जाता है और उस मिक्सचर को कॉलम क्रोमेटोग्राफी में बहाया जाता है। वो मिक्सचर अलग अलग उसके जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं या सॉल्ट्स हैं, जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के जो सॉल्ट्स हैं वो अलग अलग पार्ट में क्या हो जाते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं। बाद में उन कॉलम्स को अलग अलग निकाल दिया जाता है। इन दिस मेथड ग्लास ट्यूब कॉलम जो होता है इज पैक्ड विद एल्यूमिना और सिलिका, जो कि एक एडजॉर्बेंट की तरह वर्क करते हैं। किस तरह वर्क करते हैं बच्चों? एडजॉर्बेंट, एज अ एडजॉर्बेंट। द मिक्सचर टू बी सेपरेटेड इज पुट एट द टॉप ऑफ कॉलम एज अ सॉल्यूशन और लिक्विड फॉर्म। जिस मिक्सचर को हमें कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है उस मिक्सचर को कॉलम के टॉप पर या तो सॉल्यूशन स्टेट में या लिक्विड फॉर्म में मिला दिया जाता है। मोर एडजॉर्बेबल, ठीक है, एडजॉर्बेबल कंपोनेंट मूव डाउन स्लोली आफ्टर सम टाइम. When all components are separated in column, the eluent means solvent leaching agent is poured from the top of column. The component which is least adsorbable is collected at the bottom. ठीक है, obtained first and another one by one. समझ गए बच्चों कि उस कॉलम में जो कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट हो गए, इसके बाद एक एलिमेंट यूज किया जाएगा, वो एक एक करके सारे कंपोनेंट्स को बाहर निकाल देता है। तो इस विधि में धातु एवं अशुद्धियों के अधिशोषण पर अंतर पर आधारित। समझ गए बच्चों कि यह विधि किस पर आधारित है? अशुद्धियों और धातु के अधिशोषण की क्षमता के अंतर पर। इसमें मुख्यतः कॉलम क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। एफ ब्लॉक के तत्वों को इस विधि से प्यूरिफाइड करते हैं, शोधित करते हैं। इसमें कांच की एक ट्यूब होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉलम। उसमें Al2O3 या फिर SiO2 सिलिका या एल्यूमिना पाउडर भर दिया जाता है जो कि एक अधिशोषक की तरह कार्य करता है और मिश्रण को द्रव या विलयन अवस्था में लेकर कॉलम के ऊपरी भाग से डाला जाता है। इससे मिश्रण के जो घटक हैं कॉलम के विभिन्न भागों पर अधिशोषित हो जाते हैं और इन घटकों को निक्षालक द्वारा एक एक करके बाहर कर दिया जाता है। देखो मैं आपको इस डायग्राम से समझा देता हूँ। वैसे भी मैंने इस मेथड को जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ाया था, प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स, उसमें अच्छी डिटेल में बताया है, आप वहां पर भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो इस तरह का एक कॉलम होता है। देखो बच्चों,
ये है एक कॉलम, ओके। इसमें एक इस तरह से सिलिका जेल या क्या भर दिया जाता है, एल्यूमिनियम पाउडर, एल्यूमिना पाउडर, जो कि इस मिक्सचर से रिएक्शन ना करे। तो ये जो भरा हुआ है इस तरह से, ये क्या है बच्चों, एडजॉर्बेंट, जो किससे बना होता है, Al2O3 या फिर SiO2। और यहां पर एक मिक्सचर रख दिया जाता है, ये है मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स। देखो डायरेक्ट मेटल को तो इस मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन जो F ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो एक ही ओर में होते हैं, उस ओर को डिसॉल्व किया जाता है एक लीचिंग एजेंट में। ऐसा करने से जो मेटल्स हैं उसके डिफरेंट सॉल्ट्स बन जाते हैं, उन सॉल्ट्स के मिक्सचर को इसमें बहाया जाता है। अब ये मिक्सचर जब यहाँ रख दिया गया तो ये है हमारे पास कॉलम, समझ गए बच्चों, और यहाँ पर भरा हुआ एडजॉर्बेंट। अब क्या होगा कि जब एडजॉर्प्शन होगा तो इस तरह से क्या बन जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कॉलम्स, मतलब हम ये कहें बैंड बन जाते हैं। तो यहाँ पर एक सपोज ये बैंड बन गया, एक इस तरह से बैंड बन गया, एक इस तरह से। सपोज हमारे पास इसमें 3 कंपोनेंट है A, B और C, तो एक बैंड यहाँ बन गया, सपोज एक बैंड यहाँ बन गया, एक बैंड यहाँ बन गया, और ये तो भरा हुआ है हमारा एडजॉर्बेंट इस तरह से, ओके। ये है, तो यहाँ पर ये जो है हम ये कहेंगे कि ये है लीस्ट एडजॉर्बेबल, ओके। और ये जो है यहाँ पर मोस्ट एडजॉर्बेबल, ओके। ये है कॉलम या हमारे पास एडजॉर्बेंट। अब ये सेपरेट हो गए सारे कंपोनेंट्स। फिर यहाँ पर इल्यूशन किया जाता है, यहाँ पर इलिमेंट मिलाया जाता है। तो ये क्या करेगा, एलिमेंट का ऐसा लिया जाता है कि ये जो है पहले इस कंपोनेंट को, मींस यहां पर आप 2 कंपोनेंट बचे A और क्या B, और C यहां पर आ गया। तो जब हम यहां पर क्या मिलाएंगे, एक सॉल्वेंट मिलाते हैं, इलिमेंट कहलाता है, तो वो एक एक करके इन कंपोनेंट्स को बाहर निकाल देता है। पहले एक निकल गया, फिर दूसरा निकलेगा, फिर तीसरा निकलेगा, ऐसा करके सारे कंपोनेंट्स को एक एक करके सेपरेट कर लिया जाता है। समझ गए ना? तो ये है मॉडर्न मेथड, क्रोमैटोग्राफिक मेथड। आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, एक लास्ट मेथड है और ये है ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग, ऑक्सीकरण शोधन। ये मेथड तब यूज की जाती है जब जो मेटल है उसमें जो इम्प्योरिटीज हैं बहुत इजी या बहुत ही इजी गोइंग ऑक्सीडाइज्ड हो जाती हैं। जैसे पिग आयरन है, कास्ट आयरन है, इनमें मेनली जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो है कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक। ये जो इम्प्योरिटीज हैं ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज्ड होके और वेपर फॉर्म में अलग हो जाती है। तो इस मेथड का यूज मेनली पिग आयरन और कास्ट आयरन इनके किसके प्यूरिफिकेशन में किया जाता है। और इसके लिए बेसिमर कन्वर्टर या फिर रिवर्बेटरी फर्नेस इनका यूज करते हैं। जब बेसिमर कन्वर्टर में या रिवर्बेटरी फर्नेस में जो है आयरन आता है और जब इसको एयर की प्रेजेंस में हीटेड किया जाता है तो जो सल्फर है, फास्फोरस है, कार्बन है, आर्सेनिक है, ये ऑक्सीडाइज्ड होके और वोलेटाइल सब्सटेंस बना के हट जाते हैं। समझ गए बच्चों कि इफ इम्प्योरिटीज कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड, द ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग मेथड यूज्ड लाइक एज pig iron, cast iron purified by this method using Bessemer converter like as sulfur, phosphorus, arsenic, carbon। ये जो impurities हैं, समझ गए बच्चों, ये जो impurities होती हैं ये इजीली क्या हो जाती हैं, ऑक्सीडाइज्ड इनटू ऑक्साइड फॉर्म। समझ गए बच्चों, इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब अशुद्धियां आसानी से ऑक्सीकृत हो जाती हैं, जैसे कि कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, इस विधि से ही शोधित किया जाता है। इसके लिए बेसिमर कन्वर्टर का उपयोग होता है। इसके अलावा रिवर्बेटरी फर्नेस होता है। इसमें ये जो अशुद्धियां हैं ये आसानी से क्या हो जाती हैं बच्चों, ऑक्सीडाइज्ड हो जाती हैं और ऑक्सीडाइज्ड होकर अलग हो जाती हैं। तो ये कुल मिला के ये थी प्यूरिफिकेशन की मेथड्स। ओके, अब हम जो अगला नेक्स्ट वीडियो लेंगे उसमें हम लेंगे इंपॉर्टेंट मेटल्स जैसे कि आयरन, कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम। इन 4 मेटल्स की एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, इनसे जुड़ा हुआ पूरा मेटलर्जिकल ऑपरेशन डिस्कस करेंगे, तब जाके हमारी ये यूनिट कंप्लीट होगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।